हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। सल्तनत कालीन जनजीवन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे दिल्ली के तुर्क सुल्तान का शासन स्थापित हुआ। इस नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पर क्या असर पड़ा होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तुर्क सुल्तान जो थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे, तो वहाँ की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर था। इस पार्ट में हम देखते हैं कि उनकी संस्कृति का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं विदेशियों का आगमन। सल्तनत बनने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद, बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत आकर बसे। वे न केवल भारत में आकर बसे अपितु उन्होंने इसे अपना देश माना। इनमें से प्रमुख था अमीर खुसरो, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहा था। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ की आम बोलचाल की भाषा हिंदवी में भी कविताएं लिखी थी। उसने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी। इस तरह कई भाषाएं बोलने वाले कारीगर, विद्वान, संत आदि भारत आकर बसे। विदेशों की बड़ी संख्या में लोगों के इस तरह आने के पीछे एक और कारण था। उन दिनों चंगेज खान नामक मंगोल आक्रमणकारी पूरे मध्य एशिया में के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। इसके भय से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली। इन सब लोगों ने अपने हुनर, अपनी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति और समृद्ध किया। विदेशियों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? जब दिल्ली सल्तनत बनी। और उस समय ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद आदि जैसे स्थानों से लोग आकर भारत में रहने लगे। वे न केवल यहाँ आकर बसे बल्कि उन्होंने इसे ही अपना देश माना। और इसमें प्रमुख था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वह तुर्की विद्वान था, कवि था। वह भारत में आकर रहने लगा और उसने हिंदवी, जो भारत में बोलचाल की भाषा थी, उसमें कविताएं लिखी। उसने फारसी कवि था वह। उसने फारसी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी और उसने भारत की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी थी। इसी तरह कई भाषी लोग यहाँ पर आकर रहने लगे और इसके विदेशों से बड़ी संख्या में भारत आने का एक कारण और था कि वहाँ पर मध्य एशिया में चंगेज नामक एक आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था। उसने पूरे मध्य एशिया में के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था। लोग उसके डर से भी दिल्ली में आकर के रहने लगे थे। इन सब लोगों ने अपने हुनर, अपनी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और अधिक समृद्ध किया। शासक और शासन। सुल्तनत काल में सुल्तानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हुआ करता था। शुरू में सुल्तान गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे। इस कारण उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि सुल्तान जब बने थे उसमें से कई लोग ऐसे थे जो पहले अपने राजाओं के अधीन कार्य करते थे, गुलाम थे उनके अधीन कार्य करते थे। इसलिए इनके अधिकारी और सेनापति जो थे उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के समय तक सुल्तान राज्य का सर्वेसर्वा बन गया था। बड़े अधिकारी व सेनापति, जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तान का पूरा नियंत्रण बन गया था। इस समय सुल्तान निरंकुश शासक बन गया था। सल्तनत काल में सबसे महत्वपूर्ण होता था राजा सुल्तान, और वह शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। लेकिन जो सुल्तान जो तो गुलामी से उठ करके सुल्तान बने थे, उनके सेनापति और अधिकारी उनसे दबकर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल आते तक सुल्तान जो है राज्य का सर्वेसर्वा बन गया था और बड़े अधिकारी और सेनापति जो है उनके गुलाम बन के रहते थे। उन्हें आमिर कहा जाता था। वे सुल्तान के पूरी तरह से नियंत्रण में रहते थे और इस तरह से सुल्तान जो है एक निरंकुश शासक के रूप में कार्य करता था। इससे पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई।
थी, लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार होते थे और उनका पद वंशानुगत होता था, लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था, लेकिन कोई भी पद पिता से पुत्र को नहीं मिलता था। राज्य के अधिकारियों को लगातार तबादला होता रहता था। पहले भारत क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन अब उसकी जगह बड़ी बड़ी सल्तनत ने ले लिया था। पुराने छोटे राजा पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। वे सुल्तान के अधीन जमींदार, अब वे किस प्रकार रहते थे, वे सुल्तानों के अधीन जमींदार बनकर रहने लगे थे। पहले राजा के अधिकारी और रिश्तेदार उनका पद संभालते थे, लेकिन इस समय जो है उनका पद वंशानुगत नहीं होता था। लेकिन अब सुल्तान का अधिकारी कोई भी हो सकता था, कोई भी व्यक्ति सुल्तान का अधिकारी बन सकता था। कोई भी पद जो है पिता से पुत्र को प्राप्त नहीं होता था। अधिकारियों का भी, राज्य के विभिन्न अधिकारियों का, आमिरों का जो है समय समय पर तबादला होता रहता था। गांव के लोगों के जीवन में बदलाव। पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय अभी भी खेती था, और लेकिन सल्तनत या लगान व्यवस्था पर इसका असर लोगों पर पड़ा। लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा था। आपको याद होगा कि पहले गांव में किसी न किसी सामंत के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था, और वह मनमाने तरीके से लगान वसूल करता था और तरह तरह के छोटे बड़े कर वसूल करता था। लेकिन अब सुल्तान ने इस प्रकार इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, और सुल्तान के अधिकारी जो हैं लगान इकट्ठा करते थे, और कई छोटे करों की जगह एक बड़ा लगान तय किया गया था। यह खेत की उपज के लगभग आधा था। यह लगान व्यवस्था का गांव का मुखिया इकट्ठा करता था और सुल्तान के अधिकारियों को देते थे। अक्सर सुल्तान किसानों को लगान नगद देने पर मजबूर करते थे। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में जाकर बेचना पड़ता था। इससे किसानों का शहरों में आना जाना बढ़ गया था। पहले के लोग भी वसूली करते थे, अलग अलग लगान व्यवस्थाएं रखते थे, लेकिन इस समय सल्तनत काल में जो थे राजा ने जो था, सुल्तानों ने पुरानी लगान व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और पहले जहाँ छोटे छोटे कर लिए जाते थे लोगों से, उन सबको बंद कर दिया और एक बड़ा कर लगाया, जो कि किसानों को अपनी उपज का लगभग आधा हिस्सा किसानों को जो है सल्तनत को देना पड़ता था। और अब लगान इकट्ठा करने का कार्य जो है गांव का मुखिया करता था। सुल्तान के अधिकारी जो थे अक्सर यह मांग करते थे कि किसान जो है लगान नगद रुपयों में दे। इस कारण किसानों को अपना अनाज जो है बाजारों में जाकर बेचना पड़ता था, शहरों में जाकर बेचना पड़ता था। इस वजह से किसानों का शहरों में आना जाना भी बढ़ गया था। शहरों में बदलाव। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास पे खर्च करते थे। इससे शहरों का तेजी से विकास हुआ और वहां अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, लोहार आदि बसने लगे। शहरों के विकास के साथ व्यापार भी बढ़ा। तुर्क अपने साथ नए तकनीकी और उद्योग लाए थे। इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान के अधिकारी जो थे शहरों में रहते थे और किसानों का भी शहरों में आना जाना बढ़ गया था। किसानों से जो लगान इकट्ठा किया जाता था उसे शहरों के विकास पर ही खर्च किया जाता था। अब वहां पर तरह तरह के व्यवसाय शुरू हो गए थे, जैसे कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ई आदि लोग शहरों में आकर रहने लगे थे। इससे शहरों का विकास भी हुआ और व्यापार भी बढ़ा। तुर्क अपने साथ कई नई तकनीकें लेकर आए थे, नई तकनीक और उद्योग लेकर आए थे। उनका
लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मध्य एशिया के कारीगर तुर्कों के साथ भारत आए और इमारत बनाने के कई नए तरीकों को भी साथ लाए थे। इनमें महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूना गारे का प्रयोग, मीनार, गुंबद और मेहराब का उपयोग। आप आज भी इनका उपयोग अपने आसपास की इमारतों में देख सकते हैं। देखो बच्चों, ये है मीनार, ये है गुंबद और ये है मेहराब। इस प्रकार के चित्र अपने आसपास की इमारतों में आप देख सकते हैं। ये ऐसा आपको कहाँ याद आ रहा है? मेहराब देखा है आपने, दिल्ली दरवाजा, और इस प्रकार के गुंबद आपने मंदिरों में या भवनों में देखे होंगे। इस आकृति में का आपने क्या देखा है? कुतुब मीनार। तो इस प्रकार से मीनार इत्यादि जो है बनाए जाते थे। ये कारीगर मध्य एशिया से तुर्क अपने साथ भारत लाए थे। इमारत बनाने के ये नए तरीके लाए थे। और हम जब मकान बनाते समय, भवन बनाते समय ईंट और गारे का, चूना, मिट्टी और गारे का जो उपयोग करते हैं, यह भी जो है तुर्क अपने साथ लेकर आए थे। इस प्रकार की व्यवस्था तुर्कों की व्यवस्था थी। आज भी हम इस प्रकार के भवन जो हैं अपने आसपास देखते हैं। अब जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह कागजों से बनी और कागज बनाने की कला और पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने की कला भारत में तुर्क लाए थे। आप लोगों को कक्षा में अक्सर बोला जाता है कॉपी में कवर चढ़ाओ, पुस्तक में कवर चढ़ाओ, और यह कवर चढ़ाने की प्रथा जो है तुर्क अपने साथ लेकर आए थे। और ये कागज जिसमें हम पुस्तक पढ़ रहे हैं या कॉपी में लिखते हैं, इस कागज बनाने की कला भी तुर्क अपने साथ लेकर भारत लेकर आए थे। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। घोड़ों के खुरों में नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया था। इसी तरह सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में हुआ था। इससे पहले लोग तकली से सूत काटते थे। तुर्कों का प्रभाव से नए तरीके के सिले हुए कपड़ों में खासकर पायजामा, कुर्ता, सलवार कमीज आदि का उपयोग भारत में शुरू हुआ। इसी काल में नए तरह के पकवानों का चलन भी शुरू हुआ था, जैसे हलवा, समोसा आदि। उस समय समोसे को कीमा भरकर तला जाता था। और आजकल क्या डालते हैं समोसे में? आलू। घोड़े के खुर में नार लगाना और रकाब लगाना तुर्कों ही भारत में लेकर आए थे। इसी प्रकार सूत काटने के लिए चरखे का प्रयोग भी सल्तनत काल में हुआ था। इससे पहले सूत काटने के लिए तकली का उपयोग किया जाता था। तुर्कों के प्रभाव से नए प्रकार के सिले हुए वस्त्र, पजामा कुर्ता और सलवार कमीज जो आज सभी लोग पहनना पसंद करते हैं, इसका भी उपयोग जो है तुर्कों के समय से शुरू हुआ था। इसी काल में नए पकवान का चलन भी हुआ, जैसे हलवा और समोसा आदि। पहले तुर्क लोग जो थे मांसाहारी भोजन करते थे, इसलिए वे अपने समोसे में क्या डालते थे? कीमा। परंतु भारतीय सभ्यता में कीमा की जगह आलू भर के समोसा बनाए जाते हैं। पानी आ गया ना मुंह में। दूसरी ओर तुर्कों ने भी भारत में कई बातें सीखी। अलबरूनी भारत आया ही इसलिए था कि उसने क्या सीखा याद करें। तुर्कों ने यही नहीं कि भारत ने तुर्कों से बहुत कुछ सीखा, बल्कि तुर्कों ने भी भारत से बहुत कुछ बातें सीखी थी। अलबरूनी, आपको याद होगा, अलबरूनी भारत आया ही इसलिए था कि वह भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कर सके। अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीख करके अपने देशों में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियों एवं आयुर्वेद के ग्रंथों का अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इससे लाभ उठाया। तुर्कों ने भी भारत में से के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखा और इसे अपने देश में फैलाया। गिनती में शून्य का उपयोग भारत के विद्वानों की देन है, यह हम सभी जानते हैं। इसका भी
अरब के विद्वानों ने और गणितज्ञों ने इसका प्रयोग सीखा और इसे यूरोप में फैलाया। पंचतंत्र की कहानी, आयुर्वेद के ग्रंथ आदि का अरबी और फारसी में अनुवाद करके इसे विभिन्न देशों में फैलाया और उसका लाभ उठाया। बच्चों, कोई भी संस्कृति यदि किसी भी दूसरे देश में जाती है तो न सिर्फ वह संस्कृति अपनी संस्कृति को वहां फैलाती है, बल्कि संबंधित देश की संस्कृति से भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी तुर्कों ने भारत की संस्कृति को प्रभावित किया और वे स्वयं भी भारत की संस्कृति से प्रभावित हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे की वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।